Hello students, today in this lecture we are going to discuss kinetic energy, kinetic energy of rotation। बेटा कोई भी रिजिड बॉडी अगर रोटेट करती है किसी भी एक्सिस के अबाउट तो स्विंस बॉडी का काइनेटिक एनर्जी क्या होता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट रहेगा कि स्विंस काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन को मोमेंट ऑफ इनर्शिया, रिजिड बॉडी के मोमेंट ऑफ इनर्शिया के साथ रिलेट किया जाएगा। ठीक है, पहले नंबर पे हम ये करेंगे। दूसरे नंबर पे बेटा कोई भी रिजिड बॉडी अगर किसी भी एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट रोटेट करती है तो स्विंस हम बॉडी के ऊपर जो टॉर्क लगेगा, टॉर्क और बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इसके बीच में रिलेशन ऑब्टेन करेंगे। ठीक है, तीसरे नंबर पे काम करेंगे बेटा कोई भी रिजिड बॉडी किसी भी एक्सिस के अबाउट अगर रोटेट करती है तो बॉडी के एंगुलर मोमेंटम को बॉडी के मोमेंट ऑफ इनर्शिया के साथ रिलेट करेंगे। और याद रहे ये तीनों ही टॉपिक न्यूमेरिकली बड़े इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो जैसे स्वेल्स हमने न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन किया था, वैसे रोटेशनल मैकेनिक्स में जो प्रॉब्लम्स होती है उनको क्रैक करने के लिए हमें इन तीन कॉन्सेप्ट्स का नॉलेज और जो स्किल्स हैं वो बड़ी जरूरी होती हैं। तो वो कैसे यूज होंगी उसके बारे में देखेंगे। पहले कॉन्सेप्ट को समझेंगे, फिर उसके बाद हमने न्यूमेरिकल्स में कैसे इंप्लीमेंट करना है मैं आपको वो बताऊंगा। आप न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस करेंगे, राइट। तो सबसे पहले हम स्टार्ट कर रहे हैं काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन ऑफ द रिजिड बॉडी। तो ध्यान से देखिए स्टूडेंट्स, rotational motion. The first topic is kinetic energy of rotation. Let us suppose से देखिए बेटा ये एक्सेस ऑफ रोटेशन है ए बी। ओके, ये एक्सेस ऑफ रोटेशन है ए बी और बेटा ये कोई भी एक रिजिड बॉडी है और ये रिजिड बॉडी इस एक्सिस के अबाउट रोटेट करेगी दिस वे। क्लियर? जब बेटा रिजिड बॉडी इस एक्सिस के अबाउट रोटेट करेगी तो रिजिड बॉडी इज मेड अप ऑफ लार्ज नंबर ऑफ पॉइंट्स, पार्टिकल्स। द रिजिड बॉडी इज कंपोज्ड ऑफ लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स। लेट अस सपोज से m1 इज द मास ऑफ द फर्स्ट पार्टिकल, m2 इज द मास ऑफ द सेकंड पार्टिकल एंड mn इज द मास ऑफ द लास्ट पार्टिकल। तो स्टूडेंट्स क्या होने वाला है बेटा, जब ये रिजिड बॉडी रोटेट करेगी इस एक्सिस के अबाउट तो ये जो सारे पार्टिकल्स हैं ये सर्कुलर पाथ डिस्क्राइब करेंगे और जो सर्कुलर पाथ का सेंटर होगा वो एक्सिस ऑफ रोटेशन के ऊपर लाई करेगा। तो स्टूडेंट्स ये r1 रेडियस हो गया जो फर्स्ट पार्टिकल ने सर्कुलर पाथ डिस्क्राइब किया। इसी तरीके से सेकंड पार्टिकल भी सर्कुलर पाथ डिस्क्राइब करेगा और जो रेडियस होगा दैट विल बी r2। बेटा सभी पार्टिकल्स करेंगे और ये लास्ट पार्टिकल ने भी लेट अस सपोज ये सर्कुलर पाथ डिस्क्राइब किया और जो रेडियस है दैट इज सपोज से r है। क्लियर? बात समझ आ गई? तो स्टूडेंट्स ये फिगर आपने कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद मैं कंसीडरेशंस आपको लिखवा रहा हूं, डिक्टेट कर रहा हूं, आप नोट कर ले। कंसिडर द रिजिड बॉडी which consists of different particles having the masses m1, m2, dot 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 up to mn. Full stop. The rigid body is rotating about the axis of rotation AB. Full stop. Let omega be the omega ऐसे लिखना है, let omega be the angular velocity, omega be the angular velocity of the rigid body about the axis of rotation AB. क्लियर? अब देखिए बेटा रिजिड बॉडी का काइनेटिक एनर्जी की बात कर रहे हैं। क्लियर? अब रिजिड बॉडी क्या है? सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स है। तो स्वेल्स
रिजिड बॉडी क्योंकि सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स है, तो रिजिड बॉडी का काइनेटिक एनर्जी दैट विल बी इक्वल टू द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द रिजिड बॉडी दैट विल बी इक्वल्स टू द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फर्स्ट पार्टिकल दैट इज हाफ m1 v1 स्क्वायर। तो ये v1 क्या होगा, ये लीनियर स्पीड होगा ऑफ द फर्स्ट पार्टिकल प्लस हाफ m2 v2 स्क्वायर प्लस डॉट 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 अप टू हाफ mn vn स्क्वायर। बात समझ आ गई? इतना काम क्लियर हो गया? सभी पार्टिकल्स का काइनेटिक एनर्जी। अब क्योंकि स्टूडेंट्स बॉडी स्ट्रेट लाइन के अलोंग तो मूव नहीं कर रही है, बॉडी कर रही है रोटेट, तो स्टूडेंट्स लीनियर स्पीड को एंगुलर स्पीड में एक्सप्रेस करेंगे। क्लियर? वी आर यूजिंग v is equals to r omega. The linear speed is equals to radius multiplied with the angular speed. बेटा क्योंकि रिजिड बॉडी रोटेट कर रही है अबाउट द एक्सिस, क्लियर, तो हम एंगुलर स्पीड का कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, इसलिए हर पार्टिकल का एंगुलर स्पीड कंसीडर होगा। So we can say that this v1 is written as r1 multiplied with omega, v2 is written as r2 multiplied with omega dot 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 up to last one vn is written as rn multiplied with omega। अब बेटा ये सारी लीनियर स्पीड्स की वैल्यू हम यहां पर प्लेस करेंगे। Now the kinetic energy of rotation, it will be equals to, it is half m1 v1 स्क्वायर कर रहे हैं, so it is r1 omega स्क्वायर प्लस हाफ m2 r2 omega स्क्वायर प्लस डॉट 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 अप टू हाफ mn rn omega स्क्वायर। गॉट इट? अब स्टूडेंट्स ओमेगा स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, सो दिस इज रिटन एज हाफ ऑफ m1 r1 स्क्वायर प्लस हाफ ऑफ m2 r2 स्क्वायर प्लस डॉट 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 अप टू हाफ mn rn स्क्वायर, और ये आ गया ओमेगा स्क्वायर कॉमन। तो ओमेगा स्क्वायर ऊपर देखिए सब में प्रेजेंट था, इसलिए ओमेगा स्क्वायर कॉमन ले लिया। नाउ सिंस अब सब में हाफ आपको दिखाई दे रहा है, हाफ भी कॉमन लेते हैं, सो इट इज रिटन एज m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर प्लस डॉट 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 अप टू mn rn स्क्वायर मल्टीप्लाइड विद ओमेगा स्क्वायर। ओके, तो हाफ, बेटा ध्यान से देखिए, ब्रैकेट के अंदर क्या लिखा हुआ है, ये है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रिजिड बॉडी, जो हम ऑलरेडी कर चुके हैं। सो वी कैन से दैट द काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन, इट विल बी इक्वल्स टू हाफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रिजिड बॉडी मल्टीप्लाइड विद ओमेगा स्क्वायर। क्लियर? समझ आ गई बात? तो स्टूडेंट्स हमने लास्ट टाइम मोमेंट ऑफ इनर्शिया पढ़ा था, तो बेटा मोमेंट ऑफ इनर्शिया मास का एनालॉग होता है। काइनेटिक एनर्जी था हाफ mv स्क्वायर, ठीक है, कब? जब बॉडी स्ट्रेट लाइन के लॉन्ग मूव करती है, और जब बॉडी रोटेट कर रही है तो ध्यान से देखिए एक्सप्रेशन क्या निकला है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन इज इक्वल्स टू हाफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया मल्टीप्लाइड विद एंगुलर स्पीड का स्क्वायर। ठीक है, कंपेयर करिए जब बॉडी स्ट्रेट लाइन के अलॉन्ग मूव कर रही थी, एक्सप्रेशन काइनेटिक एनर्जी का था हाफ मास मल्टीप्लाइड विद लीनियर स्पीड का स्क्वायर। ठीक है, तो लीनियर स्पीड का एंड रोटेशनल एनालॉग एंगुलर स्पीड यहां पर दिखाई दे रहा है। तो अब यहां पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्रेजेंट है, तो इससे पता लगता है कि जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो मास का एनालॉग है। बात समझ आ गई? क्लियर? तो ऐसा करें तो पहले तो आप ये कैलकुलेशन कॉपी करें। यस फ्रेंड्स, ये कैलकुलेशन कॉपी करने के बाद लिखें, फ्रॉम द अबव कैलकुलेशन वी कंक्लूड दैट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रिजिड बॉडी इज द रोटेशनल एनालॉग ऑफ मास। मतलब स्टूडेंट्स ट्रांसलेटरी मैकेनिक्स में, ट्रांसलेटरी मैकेनिक्स क्या होती है? जब बॉडी स्ट्रेट लाइन के लॉन्ग मूव करे, जब बॉडी स्ट्रेट लाइन के लॉन्ग मूव करती है तो जो मास का सिग्निफिकेंस होता है बिल्कुल वैसा ही सिग्निफिकेंस मोमेंट ऑफ इनर्शिया का होता है जब बॉडी रोटेट करती है। बात समझ आ गई? मतलब स्टूडेंट्स जब बॉडी का रोटेशनल मोशन आपने कंसीडर करना है
यूज करना है या कैलकुलेशंस करनी है तो आप हमेशा मास की जगह पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया को यूज करेंगे। मतलब मास जैसा काम मोमेंट ऑफ इनर्शिया का होता है। समझ आ गई ये बात? ओके ओके। अब करेंगे बेटा नेक्स्ट टॉपिक, रेडियस ऑफ गायरेशन। रेडियस ऑफ गायरेशन। अब बेटा रेडियस ऑफ गायरेशन बड़े ध्यान से समझिए। देखिए फिगर में देखिए, रिजिड बॉडी है, एक्सेस ए बी के अबाउट रोटेट कर रही है, क्लियर, रिवॉल्व कर रही है। तो बेटा डिफरेंट पार्टिकल्स जो रिजिड बॉडी के होंगे वो सर्कुलर पाथ डिस्क्राइब करेंगे और सभी पार्टिकल्स के सर्कुलर पाथ्स का जो सेंटर होगा वो एक्सेस ऑफ रोटेशन पर लाई करेगा। समझ आ गई बात? अब स्टूडेंट्स हमें क्या करना है, अगर हम रिजिड बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया यहां पर कैलकुलेट करते हैं तो ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके थे, इजीली कैलकुलेट हो सकता है। अब बेटा रेडियस ऑफ गायरेशन किसी भी रिजिड बॉडी का क्या होता है, अब अगर हम इंडिविजुअल पार्टिकल्स को कंसिडर करने की जगह बॉडी के सेंटर ऑफ मास को कंसिडर करते हैं। देखिए एक्चुअल में रिजिड बॉडी था जो रोटेट कर रहा था अबाउट द एक्सिस ऑफ रोटेशन ए बी, और अभी हमने काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन ऑब्टेन भी किया है। क्लियर? अब हम क्या कर रहे हैं, अगर हम कॉन्सेप्ट ऑफ सेंटर ऑफ मास को यूज करते हैं, देखिए अगर हमने कॉन्सेप्ट ऑफ सेंटर ऑफ मास को यूज किया देन व्हाट वी कैन से दिस वाज द एक्सिस ऑफ रोटेशन से ए बी, दिस वाज द रिजिड बॉडी। बेटा रिजिड बॉडी का सेंटर ऑफ मास लेट अस सपोज से मैंने यहां पर कंसीडर कर लिया, तो रिजिड बॉडी का रोटेशन ए बी के अबाउट कंसीडर किया जाए या सेंटर ऑफ मास का रोटेशन ए बी के अबाउट कंसीडर किया जाए, एक ही बात है। तो सिंस रिजिड बॉडी का जो सेंटर ऑफ मास है, रिजिड बॉडी के सेंटर ऑफ मास का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा एक्सिस ऑफ रोटेशन से, वो होता है रेडियस ऑफ गायरेशन। मतलब रिजिड बॉडी को कंसीडर करने की जगह हम रिजिड बॉडी का सेंटर ऑफ मास कंसीडर करते हैं, तो बोलेंगे कि ये सेंटर ऑफ मास एक्सिस ए बी के अबाउट रिवॉल्व कर रहा है। क्लियर? तो सेंटर ऑफ मास का एक्सिस ऑफ रोटेशन से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है उसको कहते हैं रेडियस ऑफ गायरेशन। तो पहले डेफिनेशन लिखिए, नोट करें, मैं लिखवा रहा हूं आपको। द रेडियस ऑफ गायरेशन ऑफ द रिजिड बॉडी इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ इट्स सेंटर ऑफ मास फ्रॉम द गिवन एक्सिस ऑफ रोटेशन। फुल स्टॉप। क्लियर? अब बेटा ये दोनों फिगर्स आपने कॉपी करने हैं। क्लियर? ओके। पहले स्टूडेंट्स रिजिड बॉडी के मोमेंट ऑफ इनर्शिया की हम बात करेंगे, फिर उसके बाद बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेंटर ऑफ मास की रेफरेंस में डिफाइन करेंगे। क्लियर? तो पहले रिजिड बॉडी का पार्टिकल्स के रेफरेंस में देखिए, रिजिड बॉडी के अगर हम पार्टिकल्स को कंसिडर करते हैं, रिजिड बॉडी के पार्टिकल्स को कंसिडर करते हैं और मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करते हैं, then the moment of inertia I of the rigid body should be m1 r1 square plus m2 r2 square plus dot 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 up to mn rn square। बात समझ आ गई? क्लियर? अब बेटा उसी रिजिड बॉडी का अगर हम सेंटर ऑफ मास कंसिडर करते हैं और मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिफाइन करने की कोशिश करते हैं, अगर बेटा हमने कॉन्सेप्ट ऑफ सेंटर ऑफ मास, कॉन्सेप्ट ऑफ सेंटर ऑफ मास को यूज किया, then we can say then the moment of inertia it should be equals to the total mass of the rigid body multiplied with multiplied with the square of the perpendicular distance of the center of mass from the axis of rotation AB। क्लियर? अब बेटा सेंटर ऑफ मास का कॉन्सेप्ट जब हमने किया था तब हमने किया था कि सेंटर ऑफ मास हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट है, हम अपनी कन्वीनियंस के लिए, ठीक है, अपने कंफर्ट के लिए इसको इंट्रोड्यूस करते हैं। तो सिर्फ जब हम कैलकुलेशन सेंटर ऑफ मास को लेकर करते हैं या एक्चुअल कैलकुलेशंस करते हैं, देयर इज नो डिफरेंस, तो रिजल्ट सेम होते हैं। सो वी कैन से दैट दिस इंप्लाइज दैट दिस m k square it will be equals to
m1r1 square plus m2r2 square plus dot 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 up to mnrn square। बात समझ आ गई? इतना काम क्लियर हो गया। अब देखिए, अब हमने बात की है रिजिड बॉडी की। तो बेटा रिजिड बॉडी के अंदर जितने भी पार्टिकल्स होंगे सब आइडेंटिकल होंगे। क्लियर? नाउ एज all the particles of rigid body are identical, so we can say that this m1 it will be equals to m2, it will be equals to m3, it will be equals to up to last one. Let us suppose say each particle has the mass m। बेटा हर पार्टिकल का मास m है, तो सिंस हर पार्टिकल का मास अगर m है तो इस अबव इक्वेशन को हम कैसे लिख सकते हैं? m k square is written as m r1 square plus m r2 square plus dot 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 up to m rn square। हो गई? क्लियर हो गई ये बात? अब बेटा हम यहां पर क्या करने वाले हैं, स्मॉल m को कॉमन लेते हैं। सो कैपिटल M k square is written as small m is common, r1 square plus r2 square plus dot 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 up to rn square। क्लियर? ये एक्सप्रेशन आ गया। अब ध्यान से देखिए, अब बेटा हम क्या करते हैं कि राइट हैंड साइड, अब हम क्या करने वाले हैं, ये जो राइट हैंड साइड है, इस राइट हैंड साइड के अंदर मास ऑफ ईच पार्टिकल तो है हमारे पास। अब हम राइट हैंड साइड के अंदर टोटल मास ऑफ द रिजिड बॉडी लाने की कोशिश करते हो। कैसे लाएंगे? देखिए हर पार्टिकल का मास अगर m है और रिजिड बॉडी के अंदर टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स स्मॉल n है, तो बेटा रिजिड बॉडी का मास कितना होना चाहिए? इट विल बी स्मॉल m मल्टीप्लाइड विद स्मॉल n। यस और नो? क्लियर? तो अब ध्यान से देखिए, राइट हैंड साइड इक्वेशन की राइट हैंड साइड के अंदर टोटल मास ऑफ द रिजिड बॉडी कैसे लेके आएंगे? अब ध्यान से देखिए, now this equation can be rewritten as this m k square is written as small m multiplied with small n। small m was the mass of every particle and this n was the total number of particles। तो हमने क्या किया, स्मॉल n टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे राइट हैंड साइड। Now r1 square plus r2 square plus dot 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 up to rn square whole divided by small n। क्लियर? नंबर ऑफ पार्टिकल्स से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लिया। इससे फायदा क्या हुआ? इससे फायदा यह हुआ कि ये वाली जो चीज है स्मॉल m इंटू n, इसको हम टोटल मास ऑफ द रिजिड बॉडी बोल सकते हैं। दिस टोटल मास ऑफ द रिजिड बॉडी वाज से कैपिटल M, so this capital M is written as small m multiplied with small n। So this above equation can be rewritten as capital M k square is equals to capital M multiplied with r1 square plus r2 square plus dot 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 up to rn square divided by small n। बात समझ आ गई? अब बेटा टोटल मास ऑफ द रिजिड बॉडी कैंसिल आउट हो गया। Now this k is written as r1 square plus r2 square plus dot 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 up to rn square divided by say n। क्लियर? k स्क्वायर ये था, अब k लिखना है, so this k is written as 1/2। तो स्टूडेंट्स न्यूमेरिकली किसी भी रिजिड बॉडी का रेडियस ऑफ गायरेशन क्या होता है? न्यूमेरिकली ध्यान से देखिए, रेडियस ऑफ गायरेशन किसी भी रिजिड बॉडी का क्या होता है? इट इज द एवरेज ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द परपेंडिकुलर डिस्टेंसेस of the different particles of the rigid body। that is, दोबारा बोल रहे हैं, the radius of gyration numerically is equals to the square root of the average of the squares of the perpendicular distances of the different particles from the axis of rotations। clear? तो since numerically the radius of gyration, एक काम करते हैं सर, इसको स्टेटमेंट को मैं डिक्टेट कर देता हूं, आप नोट कर लें। पहले आप ऐसा करें, ये कैलकुलेशन कॉपी करें। यस सर, ये कैलकुलेशन कॉपी करने के बाद अब आप लिखें न्यूमेरिकली
The radius of gyration of the rigid body is the square root of the average of the squares of the perpendicular distances of the different particles of the rigid body from the axis of rotation. बात समझ आ गई? तो रेडियस ऑफ गायरेशन का डेफिनेशन और रेडियस ऑफ गायरेशन न्यूमेरिकली क्या होता है. ओके, क्लियर? नाउ अब बेटा हम नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं, द रिलेशनशिप बिटवीन टॉर्क एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया. तो इस टॉपिक के अंदर कोई भी रिजिड बॉडी एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट रोटेट करेगी तो बॉडी के ऊपर कुछ फोर्स लगेगा, फोर्स की वजह से बॉडी पर कुछ टॉर्क लगेगा. बॉडी के अंदर बड़े सारे पार्टिकल्स हैं, तो हर पार्टिकल पे फोर्स लगेगा, हर पार्टिकल के ऊपर जो फोर्स लग रहा है उसकी वजह से टॉर्क लगेगा. तो बॉडी पर टॉर्क कुछ तो होगा, तो टॉर्क को मोमेंट ऑफ इनर्शिया के साथ रिलेट करना है. बात समझ आई? ओके. देखिए बेटा, ये फिगर कॉपी होगा. टॉपिक इज रिलेशन बिटवीन टॉर्क एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिजिड बॉडी. Let us suppose, say it is the rigid body, say AB, and this rigid body, it is rotating about this axis of rotation, say AB. Rigid body is composed of large number of particles. Let us suppose M1 is the mass of the first particle, M2 is the mass of the second particle, and Mn is the mass of the last particle. बेटा axis of rotation से जो perpendicular distances हैं, they are marked. The perpendicular distances of the different particles of the rigid body, they are marked from the axis of rotation. Clear? Now when the rigid body is rotating about this axis of rotation AB, then all these particles, they are going to describe the circular paths like this. सभी particles का circular path होगा, और सभी particles ने जो circular path describe किया है, circular path का जो center है वो एक्सिस ऑफ रोटेशन AB के ऊपर लाई करने वाला है. तो इसलिए जो सर्कुलर पाथ हमने यहां पे मार्क किया वो फर्स्ट पार्टिकल का मार्क किया है. फिगर में ज्यादा हॉच पॉच ना हो इसलिए बाकियों के नहीं किए हैं. क्लियर? तो सिंस ये फिगर आपने पहले कॉपी करना है, ये फिगर कॉपी करिए. फिगर कॉपी करने के बाद पहले कंसीडरेशंस में डिक्टेट कर रहा हूं, आप नोट करेंगे. कंसिडर द रिजिड बॉडी कंपोज्ड ऑफ large number of particles having the masses m1, m2, up to mn. Full stop. Let r1, r2, up to rn be their perpendicular distances from the axis of rotation AB. Full stop. Let tau1 be the torque. चलिए एक काम करते हैं, अभी ये tau1 be the torque को रोकते हैं. ठीक है, आप ऐसा करें, एक जनरल स्टेटमेंट दे रहा हूं वो नोट करें. लेट, ऐसे लिखें, tau1, tau2, up to tau n. Let tau1, tau2, up to tau n be the torque experienced by the different particles of the rigid body due to the force ऐसे लिखें F1, F2, up to Fn experienced by the different particles of the rigid body. Okay?
तो स्टूडेंट्स देखिए, हर पार्टिकल के ऊपर फोर्स लगा, फर्स्ट पार्टिकल के ऊपर जो फोर्स लगा दैट इज F1, सेकंड के ऊपर F2, सभी के ऊपर लगेगा अप टू Fn। तो ध्यान से देखिए, बात करेंगे टॉर्क की। द τ1 इज द टॉर्क एक्सपीरियंस्ड बाय द फर्स्ट पार्टिकल ड्यू टू द फोर्स F1, सो इट विल बी इक्वल्स टू R1 मल्टीप्लाइड विद F1। देखिए, कोई भी पार्टिकल जो सर्कुलर पाथ डिस्क्राइब कर रहा है, तो जो पार्टिकल के ऊपर फोर्स लग रहा है वो है टेंजेंशियल फोर्स। तो फोर्स है टेंजेंशियल, तो फोर्स का जो डायरेक्शन है, फोर्स का डायरेक्शन और एक्सिस ऑफ रोटेशन के बीच में जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है दैट विल बी द रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ। क्लियर? नाउ अब ध्यान से देखिए, दिस F1 is written as M1 से A1, forces mass into acceleration। A1 क्या हो गया? लीनियर एक्सेलरेशन और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। अब बेटा देखिए, रिजिड बॉडी की बात हो रही है, डिफरेंट पार्टिकल्स हैं तो उनका लीनियर एक्सेलरेशन डिफरेंट होगा, लेकिन सभी पार्टिकल्स का एंगुलर एक्सेलरेशन सेम होगा। So this linear acceleration A1 is written as R1 multiplied with alpha. Now what is this alpha? This alpha is the angular acceleration of the rigid body. देखिए बेटा, rigid body का angular acceleration है, rigid body is made of large number of particles, तो हर पार्टिकल का angular acceleration है। बात समझ आ गई? So we can say that this force F1 is written as M1 R1 alpha. Clear? Now this force F1 का वैल्यू यहां पर डालते हैं, so this τ1 is written as M1 R1 square into alpha. तो सिंस फर्स्ट पार्टिकल ने जो टॉर्क एक्सपीरियंस किया that is M1 R1 square into alpha. Similarly we can say that the torque experienced by the second particle, it will be equals to M2 R2 square into alpha dot dot dot। बेटा सभी की बात करते हैं, up to tau n is written as Mn Rn square into alpha। तो बेटा फर्स्ट पार्टिकल का टॉर्क, सेकंड पार्टिकल पर टॉर्क, सभी पार्टिकल पर टॉर्क, ओके, एक्सप्रेशंस आ गए हैं हमारे पास। अब हम बात करेंगे टोटल टॉर्क एक्सपीरियंस बाय द रिजिड बॉडी। तो पहले आप ऐसा करें, इस कैलकुलेशन को कॉपी करें। ये कैलकुलेशन कॉपी करने के बाद स्टूडेंट्स आप लिखें, लेट tau be the total torque, let tau be the total torque experienced by the rigid body। Let tau be the total torque experienced by the rigid body. So this total torque, it should be equals to the torque experienced by the first particle plus the torque experienced by the second particle up to the torque experienced by the nth particle। सभी की वैल्यूज लगाते हैं, so it is M1 R1 square into alpha plus M2 R2 square into alpha plus dot 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 up to Mn Rn square into alpha। ओके, अब ध्यान से देखिए, इस कैलकुलेशन में राइट हैंड साइड में अल्फा कॉमन निकल जाएगा। So this tau is written as M1 R1 square plus M2 R2 square plus dot 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 up to Mn Rn square multiplied with alpha। अब ध्यान से देखिए बेटा, जो ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है, it is the moment of inertia of the rigid body। Now let us suppose say I be the moment of inertia of the rigid body। So this moment of inertia of the rigid body is written as M1 R1 square plus M2 R2 square plus say dot 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 up to Mn Rn square। So we can say that this tau is written as I into alpha। Clear? It is the relationship between the torque and the moment of inertia। अब स्टूडेंट्स इसको कंपेयर करें आप न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन की इक्वेशन से। बेटा किसी भी बॉडी के ऊपर जब फोर्स लगता था तो बॉडी के अंदर लीनियर एक्सेलरेशन होता था, और न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन का जो इक्वेशन था दैट वाज फोर्स F वाज इक्वल्स टू मास मल्टीप्लाइड विद एक्सेलरेशन। अब इस F इक्वल्स टू ma को आप इस एक्सप्रेशन से कंपेयर करिए।
बॉडी कर रही है रोटेट अबाउट द एक्सिस ऑफ रोटेशन ए बी, तो बेटा फोर्स का एनालॉग हो गया टॉर्क, मास का एनालॉग हो गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया, लीनियर एक्सेलरेशन का एनालॉग हो गया एंगुलर एक्सेलरेशन. तो वी कैन से that this equation, this tau is equals to I alpha, it is equivalent of F equals to ma. Clear? समझ आ गई बात? तो students, the equivalence of F equals to ma is tau is equals to I into alpha. Clear? बात समझ आ गई? Clear? Okay. आप कॉपी करें. यस सर, अब बड़े ध्यान से सुने. अब कैलकुलेट करेंगे रिलेशन बिटवीन द एंगुलर मोमेंटम ऑफ द बॉडी एंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया. क्लियर? उसके लिए फिर से रिजिड बॉडी है, एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट रोटेट करेगी. रिजिड बॉडी रोटेट करेगी तो रिजिड बॉडी का एंगुलर वेलोसिटी कुछ तो होने वाला है. सभी पार्टिकल्स का सेम एंगुलर वेलोसिटी होने वाला है. क्लियर? तो स्टूडेंट्स, रिलेशन बिटवीन angular momentum and moment of inertia of rigid body. उसके लिए रिजिड बॉडी को कंसीडर करेंगे कि रिजिड बॉडी इज रोटेटिंग अबाउट द एक्सिस ऑफ रोटेशन ए बी. तो आपने ये वाला फिगर फिर से कॉपी करना है. फिगर कॉपी करने के बाद आप लिखें, कंसीडरेशंस में लिखवा रहा हूं आपको. सपोज द रिजिड बॉडी इज रोटेटिंग अबाउट द एक्सिस ऑफ रोटेशन ए बी with the constant angular speed omega, full stop. Let m1 comma m2 comma dot 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 up to mn be the masses of the different particles of the rigid body and their perpendicular distances from the axis of rotation AB be R1, R2, dot 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 up to Rn, full stop. अब बेटा रिजिड बॉडी रोटेट कर रही है एक्सिस के अबाउट. हर पार्टिकल डिफाइन कर रहा है सर्कुलर पाथ अबाउट द एक्सिस ऑफ रोटेशन ए बी. तो बेटा हर पार्टिकल का लीनियर मोमेंटम कुछ तो होने वाला है. अब लीनियर मोमेंटम है तो एंगुलर मोमेंटम भी होने वाला है. क्लियर? नेक्स्ट लाइन में लिखे, लेट L1 कैपिटल L1 L2, dot 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 up to Ln be the angular momentum of the different particles of the rigid body about the axis of rotation AB. ओके? अब ध्यान से देखिए. पहले स्टूडेंट्स हम फर्स्ट पार्टिकल के एंगुलर मोमेंटम को कैलकुलेट करेंगे. जैसे फर्स्ट पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम कैलकुलेट होगा वैसे सभी का एंगुलर मोमेंटम कैलकुलेट हो जाएगा. तो हम उनके एक्सप्रेशंस को यूज कर लेंगे. तो फर्स्ट पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं? दिस L1 is written as the radius is R1 multiplied with P1. P1 is the linear momentum of the first particle. देखिए, ये मान लेते हैं कि सर्कुलर पाथ है. मान लेते हैं कि बेटा ये सर्कुलर पाथ है और एक्सिस ऑफ रोटेशन ए बी यहां से पास हो रहा है. एक्सिस ऑफ रोटेशन ए बी यहां से पास हो रहा है. तो ये सेंटर है O. यहां पर पार्टिकल का परपेंडिकुलर डिस्टेंस R1, पार्टिकल का लीनियर मोमेंटम इट इज वेक्टर P1. क्लियर? अब ध्यान से देखिए, एक्सिस ऑफ रोटेशन और लीनियर मोमेंटम की डायरेक्शन के बीच में जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है दैट इज द रेडियस. Okay, so we can say that this linear momentum P1 is written as m1 v1. linear momentum होता है mass into velocity. अब बेटा क्योंकि बॉडी डिफाइन कर रही है सर्कुलर
रोटेट कर रही है. So this V1 can be written as R1 multiplied with omega. So this P1 is written as M1 R1 multiplied with omega. P1 का वैल्यू हम यहां पर प्लेस करते हैं, तो सिंस L1 मिलेगा, इट इज M1 R1 स्क्वायर मल्टीप्लाइड विद ओमेगा. L1 हो जाएगा M1 R1 स्क्वायर मल्टीप्लाइड विद ओमेगा. तो बेटा ये एंगुलर मोमेंटम मिल गया फर्स्ट पार्टिकल का. बिल्कुल ठीक इसी तरीके से हम सभी पार्टिकल्स के एंगुलर मोमेंटम के एक्सप्रेशंस को लिख सकते हैं. तो सिंस L2 सेकेंड पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम, इट इज से M2 R2 स्क्वायर मल्टीप्लाइड विद ओमेगा. सभी का लिख रहे हैं. सो Ln एंगुलर मोमेंटम ऑफ द लास्ट पार्टिकल, दैट इज से Mn Rn स्क्वायर मल्टीप्लाइड विद ओमेगा. तो सर सभी पार्टिकल्स के एंगुलर मोमेंटास हमने लिख लिए हैं. अब टोटल एंगुलर मोमेंटम की बात करेंगे, तो टोटल एंगुलर मोमेंटम क्या होगा? It will be the algebraic sum of all these angular momentas. That is the algebraic sum of the moment of inertia, algebraic sum of the angular momentas of all the particles of the rigid body about the axis rotation AB. Next line में लिखें आप, स्टेटमेंट है. पहले एक काम करें, आप ये कैलकुलेशन कॉपी कर लें. Yes, sir. Next line में लिखें, let L, capital L, be the angular momentum of the rigid body about the axis of rotation AB. ओके, अब ध्यान से देखिए. Now this L is written as L1 plus L2 plus dot 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 up to Ln. ओके, अब बेटा सभी एंगुलर मोमेंटास का वैल्यू यहां पे डालते हैं. एंगुलर मोमेंटास ऑफ द डिफरेंट पार्टिकल्स का वैल्यू लगाते हैं. सो दिस L इज रिटन एज M1 R1 स्क्वायर मल्टीप्लाइड विद ओमेगा प्लस M2 R2 स्क्वायर मल्टीप्लाइड विद ओमेगा प्लस डॉट 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 अप टू Mn Rn स्क्वायर मल्टीप्लाइड विद ओमेगा. अब राइट हैंड साइड में देखिए ओमेगा कॉमन आएगा. सो दिस L इज रिटन एज M1 R1 स्क्वायर plus M2 R2 square plus dot 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 up to Mn Rn square. Omega is made common. अब देखिए बेटा ब्रैकेट में जो लिखा हुआ है, what is it? It is simply the moment of inertia of the rigid body. Now let us suppose say I be the moment of inertia of the rigid body. So we can say that this I is equals to, it is M1 R1 square plus M2 R2 square plus dot 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 up to Mn Rn square. So this implies that this L is equals to, it is I omega. So since the angular momentum is equals to the product of moment of inertia of the rigid body multiplied with the angular velocity of the rigid body. So since it is the required equation, it is the required relationship between the angular momentum of the rigid body and the moment of inertia of the rigid body. Okay? तो आप ऐसा करें बेटा, एक कैलकुलेशन पहले आप कॉपी करें, फिर इसके बाद एक टॉपिक और करते हैं. Yes, students, done. अब करेंगे स्टूडेंट्स प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम. जैसे आपको याद होगा जब हमने लॉज ऑफ मोशन चैप्टर किया था, वहां पर हमने प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम किया था. क्या था? रिकॉल करिए बेटा, प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम को रिकॉल करिए. न्यूटन लॉज ऑफ मोशंस में, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में हमने प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम किया था. क्या किया था? द वेक्टर F इज इक्वल्स टू dp वेक्टर डिवाइडेड बाय dt. न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन का इक्वेशन था. क्लियर? अगर बेटा एक्सटर्नल फोर्स सिस्टम पे जीरो है, तो बेटा लीनियर मोमेंटम, द रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम जीरो था.
तो dp वेक्टर जीरो था, वेक्टर p कांस्टेंट था। तो स्टूडेंट्स बिल्कुल ठीक इसी तरीके से एनालॉग होगा, बिल्कुल ठीक इसी तरीके से एनालॉग होगा। तो ये आपको मैं याद करा रहा हूं, रिकॉल करा रहा हूं, कॉपी नहीं करना है इसको। क्लियर? प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। पहले बेटा इसकी स्टेटमेंट दे रहा हूं, आप नोट करें। अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, इफ no external torque, if no external torque act on the system, then the angular momentum of the system remains conserved or it is constant, और इट इज कांस्टेंट। यह है स्टेटमेंट। अब ध्यान से देखिए बेटा, देखिए अब हम यूज करेंगे रिलेशन बिटवीन टॉर्क एंड एंगुलर मोमेंटम। देखिए, यूजिंग टॉर्क टॉ इज इक्वल्स टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम। ओके, क्लियर? देखिए जैसे हमने किया था, F वॉज इक्वल्स टू dp बाई dt, तो फोर्स का एनालॉग टॉर्क, लीनियर मोमेंटम का एनालॉग एंगुलर मोमेंटम। क्लियर? नाउ if suppose the torque tau is equals to 0, then we can say the rate of change of angular momentum, it will be equals to 0। बेटा रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम रिजिड बॉडी का अगर 0 होता है तो मतलब द चेंज इन एंगुलर मोमेंटम रिजिड बॉडी का दैट विल बी इक्वल्स टू 0। बेटा अगर रिजिड बॉडी का मोमेंटम, रिजिड बॉडी का एंगुलर मोमेंटम अगर चेंज नहीं हुआ तो इसका मतलब क्या हुआ कि रिजिड बॉडी का एंगुलर मोमेंटम इवेंट से पहले जितना था इवेंट के बाद में भी उतना होगा। मतलब दिस L is constant, this L is constant। if the angular momentum is constant, angular momentum क्या होता था? angular momentum was the product of moment of inertia and the angular velocity। so this implies that we can say that this I omega is constant, I omega is constant। तो product of moment of inertia of the rigid body and the angular velocity of the rigid body is constant। क्लियर? तो स्टूडेंट्स यहां तक करें, ये स्टेटमेंट है प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम का। क्लियर? न्यूमेरिकली क्या इंपॉर्टेंट है मैं वो बता रहा हूं आपको, पहले इसको कॉपी करिए। अब ध्यान से सुनिए बेटा, न्यूमेरिकल्स कैसे करने होंगे। जैसे मैंने आपको प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम का अलॉगरिथम दिया था, बिल्कुल वैसे ही अलॉगरिथम है। पहले आप सिस्टम को आइडेंटिफाई करेंगे, उसके बाद आप एक इवेंट है उसको आइडेंटिफाई करेंगे। इवेंट से पहले एंगुलर मोमेंटम सिस्टम का क्या था उसकी इक्वेशन लिखेंगे। देखिए, now let us suppose say Li which is equals to I1 omega 1, तो I1 moment of inertia rigid body, omega 1 angular velocity rigid body, be the angular momentum of the rigid body before the event, इवेंट से पहले एंगुलर मोमेंटम रिजिड बॉडी का, एंड LF which is equals to I2 omega 2, I2 मोमेंट ऑफ इनर्शिया उसी रिजिड बॉडी का, एंगुलर वेलोसिटी उसी रिजिड बॉडी का आफ्टर द इवेंट, बी द एंगुलर मोमेंटम
of the rigid body after the event. देखिए, क्योंकि स्टूडेंट्स एंगुलर मोमेंटम सिस्टम का कांस्टेंट है, सो व्हाट वी कैन से कि this Li it will be equals to Lf. That is, the angular momentum of the system before the event, it will be exactly equal to the angular momentum of the system after the event. That is, this I1 omega 1, it will be equals to I2 omega 2. तो since प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम के जितने भी न्यूमेरिकल्स होंगे उनमें कोई सिस्टम होगा, सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया डाटा में प्रेजेंट होगा कि इवेंट से पहले क्या है, इवेंट के बाद में क्या है. ठीक है, इवेंट से पहले एंगुलर स्पीड गिवन होगा और आपसे एंगुलर स्पीड सिस्टम का कैलकुलेट करवाया जाएगा आफ्टर द इवेंट. तो उसे आप इस एक्सप्रेशन को यूज करके कैलकुलेट करेंगे. समझ आ गई बात? क्लियर हो गई बात? अब यहां से ध्यान से देखिए इस इक्वेशन में आई ओमेगा इज कांस्टेंट. तो स्टूडेंट्स, अगर बेटा प्रोडक्ट ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया और एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट है, इवेंट के दौरान सिस्टम का अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया चेंज होता है तो स्टूडेंट्स उसी हिसाब से एंगुलर वेलोसिटी चेंज होता है. सिस्टम का अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंक्रीज होगा तो एंगुलर वेलोसिटी सिस्टम का डिक्रीज होगा. बात समझ आ गई? क्लियर हो गई बात? तो स्टूडेंट्स, आज सिर्फ इतना करते हैं, आप इस कैलकुलेशन को कॉपी करिए. बाकी अब रोटेशनल मोशन ज्यादा नहीं बचा है, थोड़ा सा बचा है, वो आने वाले 1 या 2 लेक्चर्स में कंप्लीट हो जाएगा. ओके, सो दिस इज ऑल फॉर टुडे. आप ये कैलकुलेशन कॉपी कर लें.